Dear student, welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss very conceptual, very small things, crude density and ecological density. क्रूड डेंसिटी देखिए, सबसे पहले तो हम ये जाने पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में जब भी आप पढ़ते हो तो पॉपुलेशन डेंसिटी में हम क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी में हम ये कहते हैं, पीडी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, टोटल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो कई बार हम वॉल्यूम भी ले लेते हैं। तो कि पर्टिकुलर किसी यूनिट एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उस पॉपुलेशन के या उस स्पीसीज के, तो उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। लेकिन बात ये आती है कि वो एरिया कौन सा लिया जाए। जैसे अगर मैं पूरा एरिया ले रहा हूँ तो उसको मैं क्रूड डेंसिटी कहूँगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ वही एरिया ले रहा हूँ जितने एरिया में वो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो उसको मैं इकोलॉजिकल डेंसिटी कहूँगा। कहने का मतलब है, इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली जो है वो बाहर बहुत बड़े एक एरिया तक फैली हुई है, लेकिन उसका जो आउटर इलाका है वहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो दिल्ली का इलाका है। तो जब भी मैं उस दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी, क्रूड डेंसिटी की कैलकुलेशन करूँगा तो मैं वहाँ पे दिल्ली के टोटल एरिया को लूँगा। वहाँ पे किसको लूँगा मैं? टोटल एरिया को। और जब भी मैं टोटल एरिया को ले रहा हूँ तो वो जो डेंसिटी निकल के आएगी वो क्रूड डेंसिटी निकल के आएगी। लेकिन मैं उस एरिया को ले ही नहीं रहा हूँ जहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं, मैं सिर्फ उस एरिया को ले रहा हूँ जितने एरिया में लोग रह रहे हैं। तो वहाँ पे जो डेंसिटी निकल के आएगी उसको मैं इकोलॉजिकल डेंसिटी कहूँगा। और वो एरिया जहाँ पे सिर्फ लोग रह रहे हैं उसको कहूँगा मैं हैबिटेट एरिया, राइट। तो अगर मैं सिर्फ हैबिटेट एरिया को ले रहा हूँ तो इकोलॉजिकल डेंसिटी हो जाएगा। और अगर मैं टोटल एरिया को ले रहा हूँ, चाहे उस एरिया में जो बाहर का इलाका है या जो भी एक्स्ट्रा इलाका है उसमें लोग नहीं रह रहे, वो उस पॉपुलेशन के लोग नहीं रह रहे, लेकिन फिर भी मैं उसको कैलकुलेशन में यूज कर रहा हूँ, टोटल एरिया के ले रहा हूँ, तो उसको मैं क्रूड डेंसिटी कहूँगा। ये जो दोनों डेंसिटी हैं इनमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, और इस वीडियो लेक्चर के पीछे उसी एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना मेरा एक ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि कई बार CSIR में इस तरीके से क्रूड डेंसिटी एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ इस डायग्राम से दोनों डेंसिटियों की इस तरीके से स्टडी कर रहा है। पहले पॉइंट टू पॉइंट आपको इन चीज़ों को समझना है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप ये देख रहे होंगे कि जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे मंथ है, जनवरी से दिसंबर तक, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे डेंसिटी है, और ये जो ब्लू लेवल दिखाया हुआ है ये वाटर का लेवल है। जनवरी से जून तक पानी का लेवल कम होता है, नीचे की तरफ देखो लेवल कम हो रहा है, और जून के बाद जैसे मानसून आ जाता है तो पानी का लेवल तालाब में बढ़ जाता है। ये कोई तालाब है, उसमें वाटर का लेवल आपको इस तरीके से डायग्रामेटिकली शो कर दिया गया है। जनवरी से जून तक क्रूड डेंसिटी डाउन होती है और इकोलॉजिकल डेंसिटी जो है वो बढ़ती है। जैसे यहाँ पे ये इकोलॉजिकल डेंसिटी है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कहाँ, कब से कब तक की? मैं बात कर रहा हूँ जून तक, जनवरी से जून तक क्रूड डेंसिटी जो है वो तो कम हो रही है, और इकोलॉजिकल डेंसिटी जो ऊपर जो कलर से दिखाया गया है वो इकोलॉजिकल डेंसिटी है, वो बढ़ रही है। जून में आके क्रूड डेंसिटी मिनिमम हो जाती है और इकोलॉजिकल डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अब ये हो कैसे रही है, ठीक है, यहाँ तक समझ। ये तो डायग्राम देख के ही आपको आइडिया लग गया कि जो क्रूड डेंसिटी है वो जून में मिनिमम है, इकोलॉजिकल डेंसिटी जून में मैक्सिमम है, क्योंकि जनवरी से जून तक इकोलॉजिकल डेंसिटी बढ़ती है। ये एक तालाब है, इस तालाब में फिश पॉपुलेशन का एक वैज्ञानिक थे 1964 में जिन्होंने कहल, उन्होंने इसको स्टडी किया था। तो उन्होंने पाया कि एक तालाब है और इसमें फिश की जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी अगर हम देखें तो उसमें क्रूड डेंसिटी जून तक कम होती है और इकोलॉजिकल डेंसिटी बढ़ती है, और जून में वो मैक्सिमम होती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो देखिए, उन्होंने इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया वो ये था कि जून तक जो है, पहले तो आप क्रूड डेंसिटी जो है
इसका या क्रूड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, ये लिखोगे टोटल ऑर्गेनिज्म या टोटल फिश, चूंकि ये मैं अब जो एक्सपेरिमेंट है फिश पे कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो फिश है जून तक चूंकि पानी कम होता है तो फिश भी मरती हैं और तालाब का एरिया भी कम होता है, लेकिन फिश ज़्यादा मरती हैं तो ऊपर की संख्या ज़्यादा कम हो रही है, तो ओवरऑल क्रूड डेंसिटी आपकी कम होती है। यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई जनवरी से जून तक पानी कम हो रहा है तो एरिया भी कम हो रहा है और मछलियाँ भी मर रही हैं, लेकिन मछलियाँ ज़्यादा मर रही हैं, तो मछलियाँ जो है अपर वैल्यू है और अपर वैल्यू ज़्यादा कम हो रहा है तो ओवरऑल वो वैल्यू भी कम होती है, इसलिए क्रूड डेंसिटी कम हो रही है। लेकिन हमारी इकोलॉजिकल डेंसिटी क्यों बढ़ रही है? वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि जनवरी से जून तक जैसे जैसे पानी कम होता है तो जो मछलियां हैं जो पानी में जो बॉटम की तरफ रह रही थी वो एक ही जगह पे आ जाती हैं, एक जगह पे गुच्छा बना लेती, तो उनका भी एरिया कम हो रहा है और चूंकि वो एक ही जगह पे आ गई हैं तो उनके बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ रहा है, तो मौत तो वहाँ भी हो रही है लेकिन वहाँ उतनी ज़्यादा मौत नहीं हो रही। वो एक गुच्छा एक पानी में जो जहाँ भी पानी दिख रहा है उनको या वहाँ पे एक गुच्छे के रूप में आ गई हैं, एक ही जगह पे क्लम्प हो गई हैं, तो वहाँ पे एरिया जो है वो ज़्यादा कम हो गया है, जबकि जो ऊपर की जो टोटल फिश हैं वो उतना कम नहीं हो रहा है। ये जो वहाँ पे जो आप एरिया ले रहे हो या हैबिटेट एरिया ले रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा नज़दीक रहने लग गई हैं, गुच्छे में रहने लग गई हैं, पास में आ गई हैं, लेकिन जो ऊपर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, लेकिन जो नीचे की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इसीलिए इकोलॉजिकल डेंसिटी आपकी बढ़ती है। और जून में जो है क्योंकि पानी बहुत कम हो जाता है तो सारी मछलियाँ हैं जो पानी में कम गहरे या जो पानी में रहती थी वो एक ही जगह पे आ गई हैं। और इकोलॉजिकल डेंसिटी का एक नुकसान भी है, जून में चूंकि वो मैक्सिमम है तो सारी मछलियाँ एक ही जगह पे आ गई हैं, तो जो हमारे प्रीडेटर होते हैं उनको वो मछलियाँ एक ही जगह पे मिल रही हैं, तो प्रीडेटर के लिए इकोलॉजिकल डेंसिटी बहुत अच्छा है। उसको इधर उधर जो मछलियाँ खाने वाले जीव हैं उनको एक ही जगह पे ध्यान केंद्रित करना है, इसीलिए इकोलॉजिकल डेंसिटी प्रीडेटर के लिए तो अच्छी बात है, प्रे के लिए अच्छा नहीं है, राइट। अब जैसे ही जून के बाद मानसून आता है तो पानी का लेवल बढ़ने लगता है तो एरिया भी बढ़ता है, और एरिया बढ़ने के साथ साथ टोटल फिश भी बढ़ते हैं, लेकिन टोटल जो फिश हैं ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये अपनी संख्या आसानी से बढ़ाते हैं, ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि अब इनका ये ब्रीडिंग सीजन है इस टाइम, तो टोटल फिश ज़्यादा बढ़ने के कारण ये क्रूड डेंसिटी अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन इकोलॉजिकल डेंसिटी अब डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पानी का लेवल बढ़ा है, पानी बढ़ा है तो जो एक ही जगह पे मछलियाँ रह रही थी अब वो दूर दूर रहेंगी, क्योंकि उनको अब आसानी से स्पेस मिल गया है, पानी जो है वो काफ़ी तालाब में आ चुका है, तो अब वो दूर दूर जब रहेंगी तो इकोलॉजिकल डेंसिटी में जो नीचे का जो एरिया है वो ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल जो डेंसिटी है इकोलॉजिकल की वो कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि इकोलॉजिकल और क्रूड डेंसिटी का जो एक रिलेशनशिप है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1964 में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कहल ने, और कई बार यहाँ पे जो है इस तरीके का इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वो यहाँ पे पुट कर देता है, तो आपको क्रूड और इकोलॉजिकल डेंसिटी का जो डिफरेंस है इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रूड और इकोलॉजिकल डेंसिटी का जो एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हमने किया वो आपको समझ में आया हो।